अब तक के प्राचीन भारत के इतिहास में हम सिंधु घाटी सभ्यता से परिचित हैं कि एक नगरीय सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। फिर हमने वैदिक सभ्यता का भी अध्ययन किया। फिर हमने महाजनपद काल देखे, जिनमें 16 महाजनपद बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद में इतिहास में हम देखते हैं मौर्य काल। मौर्य काल का हम बात करें तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वह नंद वंश के उपरांत हुई है। नंद वंश का एक शासक था गणानंद। इससे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित किया गया तथा मौर्य वंश का उदय हुआ। मौर्य वंश का शासन जो था वह मगध साम्राज्य था। मगध साम्राज्य, देखिए हम जब 16 महाजनपद पढ़ते हैं उनके अंदर एक आता है मगध। वही अपना विस्तृत रूप धारण करता है, अपने आसपास के सभी महाजनपदों को अपने में समाहित करता है तथा जिस समय मौर्य वंश का शासन मगध पर होता है उस समय संपूर्ण भारत आप यह कह सकते हैं कि एक सूत्र में बंध गया, अर्थात उसका साम्राज्य बहुत ही विशाल क्षेत्र में था। मौर्य साम्राज्य की हम बात करें या फिर मौर्यों के राजनीतिक इतिहास की बात करें या उसके प्रमुख शासकों की बात करें तो मुख्यतया उसमें 3 शासक हमें देखने को मिलते हैं, ए, बी एंड सी। देखिए, सी से चंद्रगुप्त मौर्य, बी से बिंदुसार और ए से अशोक। ये 3 जो शासक है, महान शासक है मौर्य साम्राज्य के, इनका अध्ययन हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसको कुछ नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस। यूनानी इतिहासकार कहते हैं कि जो सेंड्रोकोटस है या फिर एंड्रोकोटस है उसकी तुलना उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से की होगी। विलियम जोन्स ये बात कहते हैं। इसको सकल जम्बू द्वीप का स्वामी भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बू द्वीप से तात्पर्य क्या है, यहाँ भारत से है, और उसका स्वामी कहा गया है। बी से हम देखते हैं बिंदुसार। बिंदुसार जो है उसे हम फर्स्ट सिजेरियन सम्राट कहते हैं। कहा जाता है, एक छोटी सी दंत कथा है कि जिस समय यह अपनी माँ के पेट में थे उसी समय उनकी माँ की मृत्यु जो है वो विष के कारण हो गई थी, क्योंकि इन्हें पेट काट करके निकाला गया और इस कारण हम इसे प्रथम सिजेरियन सम्राट कहेंगे। दूसरी बात, उस विष के कारण इनके सिर पर एक बिंदु का निशान था, उस विष के प्रभाव के कारण, इसलिए इनका नाम बिंदुसार कर दिया गया। तो देखिए, फर्स्ट सिजेरियन सम्राट कहा जाता है बिंदुसार को। इसे यूनानी ग्रंथों में अमित्रोचेडस कहा गया है। अमित्रोचेडस। भारतीय ग्रंथों की हम बात करें तो इसे भद्रसार, सिंहसेन आदि नामों से पुकारा गया है। अशोक की बात करते हैं, अशोक महान, द ग्रेट अशोका। अशोका को देवा नाम प्रिय, प्रियदर्शी, अशोक वर्धन आदि उपनामों से पुकारा जाता है। ये 3 इंपॉर्टेंट शासक हैं, ये इनके उपनाम हैं। राजनीतिक इतिहास में हम इन दिनों की विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कि इस प्रकार है। देखिए, 322 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व की बात मैं कर रही हूँ। 322 ईसा पूर्व में एक व्यक्ति है चाणक्य। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंद वंश के शासक गणानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की गई। यहाँ 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? 322 ईसा पूर्व। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंद वंश के किस शासक को पराजित किया? गणानंद को। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी के जीवन की एक बात है। चाणक्य यहाँ पर इसकी सहायता कर रहा है। कहा जाता है कि पहले गणानंद के दरबार में चाणक्य था, क्योंकि ये थोड़ा कुरूप था, इस कारण गणानंद के द्वारा एक बार इसका अपमान कर दिया गया और उसी अपमान का बदला लेने के लिए इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना और उसको सारी रणनीति, सारा रण कौशल सिखा करके गणानंद पर आक्रमण किया तथा मगध पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट फैक्ट आता है 305 ईसा पूर्व। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ हम रीट के अकॉर्डिंग राजनीतिक इतिहास देख रहे हैं। रीट में क्लियर लिखा है मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास, और राजनीतिक इतिहास में हम उन राजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, साथ ही उनकी जो साम्राज्य का जो उनका क्षेत्र था या उन्होंने जो विजय प्राप्त की थी उन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, 305 ईसा पूर्व की बात है, बहुत बड़ी संधि है ये। इतिहास में हम अब तक देखते आए सिंधु सभ्यता हो चुकी है, उसके बाद में वैदिक सभ्यता, महाजनपद, अब तक हमने ऐसी कोई संधि, प्रस्ताव, युद्ध, ऐसा कोई वर्णन देखा नहीं है। तो देखिए, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त के द्वारा, चंद्रगुप्त पर एक है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर था उसका सेनापति है ये। सेल्यूकस निकेटर यूनान से आया था। इसके द्वारा आक्रमण किया जाता है और दोनों के आक्रमण के साथ में ही दोनों हम देखते हैं कि दोनों के मध्य एक संधि होती है।
सेल्यूकस निकेटर हार जाएगा और चंद्रगुप्त के साथ में संधि करेगा। तो 305 में प्रश्न बनता है किन दो व्यक्तियों के मध्य संधि हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस निकेटर। एक प्रश्न बनता है सेल्यूकस निकेटर कौन था, ये सिकंदर का सेनापति था जो विश्व विजेता कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट आता है कि मेगस्थनीज, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये मेगस्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत था। संधि के उपरांत एक अपने राजदूत को वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजते हैं, वह था मेगस्थनीज। देखिए इतिहास में हमने चंद्रगुप्त मौर्य में भी दो इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम देखे। पहला था चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री हैं, जो कि जिसने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा है, जिसके विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य नामक अन्य नाम भी हैं। दूसरा व्यक्ति इंपॉर्टेंट आता है मेगस्थनीज, यह एक राजदूत है। तो एक प्रश्न बनता है ये किसका राजदूत है, तो ये सेल्यूकस का राजदूत है। दूसरा, इसके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया, पहली बार इतिहास में हम देख रहे हैं कोई पुस्तक आ रही है विदेशी के द्वारा लिखी हुई, इंडिका। मेगस्थनीज ने ये पुस्तक लिखी थी, इंडिका नामक ग्रंथ मेगस्थनीज द्वारा लिखा गया था। मेगस्थनीज सेल्यूकस का दरबार राजदूत था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट फैक्ट आता है जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने देखा 322 ईसा पूर्व मौर्य वंश की स्थापना, फिर हमने कहा 305 सेल्यूकस के साथ में संधि। तीसरा फैक्ट हमारा आता है 298 ईसा पूर्व। क्या फैक्ट आता है, 298 ईसा पूर्व, इसकी हम बात करते हैं। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने, देखिए चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो था ना, उसने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण कर लिया था, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, श्रवणबेलगोला मैसूर के अंदर कर्नाटक नामक स्थान है, वहाँ पर उपवास से, जो संथारा विधि के द्वारा प्राण त्याग दिए जाते हैं, उपवास से अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इसके जो जैन धर्मगुरु हैं वह भद्रबाहु थे, जिन्हीं से इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली थी, तथा अंतिम समय इनका कहाँ बीता है, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में बीता है। ये बात हुई, हमने अब तक ये बात की है चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का संस्थापक कीजिए, मौर्य वंश का प्रथम प्रतापी शासक कह दीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी हमने भी ली थी। देखो 298 ईसा पूर्व को जब चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा श्रवणबेलगोला में अपना प्राण उत्सर्जित किए जाते हैं, उस समय बिंदुसार शासक बन जाएगा। बिंदुसार के दरबार में भी दो दरबारी आए थे। हम बात करते हैं, दो राजदूत आए थे। हम बात करते हैं पहला राजदूत किसी के द्वारा भेजा गया या किसी के समय आया गया, मेगस्थनीज था। बिंदुसार के समय दो स्थानों से राजदूत आएंगे। सबसे पहले आएगा सीरिया का शासक था एंटीयोकस फर्स्ट। कौन था, एंटीयोकस फर्स्ट। इसका राजदूत आया था, देखिए डाइमेकस नाम से, पहला राजदूत आ गया डाइमेकस, जो बिंदुसार के समय में आया था। कहा जाता है कि इनके आपस में मैत्रीपूर्ण संबंध थे एंटीयोकस के साथ में, बिंदुसार के, इसलिए इसने इससे तीन चीज़ों की मांग की, मदिरा, अंजीर तथा दार्शनिक। प्रथम दो चीज़ें मदिरा तथा अंजीर तो एंटीयोकस ने बेच दिए थे, परंतु दार्शनिक की मांग को उसने ठुकरा दिया और नहीं बेचे थे। तो एक सिंपल प्रश्न बनते हैं, किसके समय आए थे डाइमेकस, बिंदुसार के समय किसने भेजा था, एंटीयोकस फर्स्ट ने। दूसरा आता मिस्र का शासक था बिंदुसार के समय में, फिलाडेल्फस। इसने अपने राजदूत डायनीशियस को बिंदुसार के राज दरबार में भेजा था। कहा जाता है कि बिंदुसार के समय में एक विद्रोह बहुत फेमस है, तक्षशिला में जो हुआ था। यह विद्रोह दो बार हुआ था। सबसे पहले इसका दमन करने के लिए अशोक को भेजा, फिर सुशीम को भेजा गया था। यहाँ हमने थोड़ा सा अशोक शब्द लिया है, बिंदुसार का पुत्र है अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र अशोक। अब बात आती है अशोक, द ग्रेट अशोक की बात कर रहे हैं हम, देवा नाम प्रिय नाम से जिसकी उपाधि है उनकी बात कर रहे हैं। तो देखिए अशोक जो है 273 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक शासक बना था। परंतु हम जब राज्याभिषेक की बात करते हैं तो अशोक का राज्याभिषेक की जो तिथि है वो है 269 ईसा पूर्व, 269 BC। इस समय वो शासक बना था और उसका जो शासन है संपूर्ण भारत पर माना जाता है। इसका राज्याभिषेक के 8वें वर्ष इसने जो अपना जीवन का अंतिम अभियान किया था 261 ईसा पूर्व। कलिंग विजय इसकी फेमस मानी जाती है। कलिंग विजय, क्योंकि कलिंग विजय के बारे में कहा जाता है, एक कथन मिलता है कि इसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में इसने कलिंग विजय की थी। तात्पर्य यह है कि इसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व हुआ था। ये कुछ दो फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने जैसे हैं कि कलिंग विजय कब हुई थी अशोक के द्वारा और अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 269 ईसा पूर्व हुआ था। अब बात आती है अगली कि भाई जब इसने कलिंग विजय की है अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, इसमें कहा जाता है कि 1 लाख से अधिक लोग मर गए थे। इस कारण यह अहिंसावादी हो गया और इसने कभी भी अपने जीवन में युद्ध न करने का निर्णय लिया गया।
इस कारण इस अशोक को महान शासक भी कहा गया है। अशोक द्वारा हम जो उल्लेखनीय कार्य जो इसने अपने जीवन में किए हैं उनकी अगर हम बात करें तो अभिलेख या शिलालेख। अशोक ने एक नई अवधारणा दी थी, धम्म की अवधारणा अशोक एकमात्र अशोक के द्वारा ही दी गई है। अशोक का कलिंग का जो अभियान है वह भी इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि एक ऐसा अभियान जिसके करने के बाद में उसने युद्ध न करने का निर्णय लिया था। अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को बहुत अधिक महत्व दिया गया था और उसी के प्रचार प्रसार के लिए इसने कई सारे अभियान, महेंद्र तथा संघमित्रा को श्रीलंका भेजना, ऐसे कई व्यक्तियों को उसने प्रचार करने के लिए अन्य देशों में भेजा था। इसके जो अभिलेख शिलालेख मिलते हैं वह चारों लिपियों में मिलते हैं। एक प्रश्न बनता है कि किस लिपि में अशोक के अभिलेख मिलते हैं, तो चारों में मिलते हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरमाइक, चारों लिपियों में हम इसके अभिलेख देखते हैं। अशोक के समय जो भाषा थी, राजभाषा जिसे कहते हैं, वह प्राकृत भाषा थी जिसे राजभाषा का दर्जा था। अशोक ने बौद्ध धर्म को महत्व दिया। इसी के साथ में उसने आजीविकों के लिए कुछ निवास स्थान के लिए झोंपड़ियाँ बनवाई थी, सुदामा, चापर, विश्व झोंपड़ी और कर्ण। ये गुफाओं के नाम हैं जिनमें आजीवक निवास करते थे और इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अशोक के द्वारा। अशोक जो है इसने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में, देखिए 8वें वर्ष में तो ये कलिंग अभियान कर रहा है, 10वें वर्ष में यह बोध गया था। कहाँ गया था? बोध गया, बिहार में गया था। और 20वें वर्ष में यह लुम्बिनी, जो कि महात्मा बुद्ध की जन्मभूमि है, उसकी इसने यात्रा की थी और लुम्बिनी में वहाँ उसने कुछ करों में रियायत भी की थी, क्योंकि यह किसकी जन्मभूमि थी? महात्मा बुद्ध की। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अशोक जो है उसके बाद में भी कई शासक हैं प्रमुख। मैंने कहा आपको ABC 3 ही शासक करने हैं, परंतु फिर भी कुछ शासक इसके बाद में जो हुए थे, जिससे कि नाम मिलते हैं उनके, कुणाल है, दशरथ है, संप्रति है, ये अंतिम जैन मौर्य शासक कहा जाता है, शालिशुक है, देवधर्मन है और बृहद्रथ है। बृहद्रथ जो है यह इस वंश का अंतिम शासक है। देखो, संस्थापक और अंतिम शासक दोनों का नॉलेज हमें होना चाहिए। 184 ईसा पूर्व शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया गया तथा शुंग वंश की स्थापना कर दी गई। यह हमने देखा है मौर्य वंश का राजनीतिक इतिहास। अब हम मौर्य वंश का प्रशासनिक शासन व्यवस्था जो थी उसका अध्ययन करते हैं। तो मौर्यकालीन प्रशासन हम देखेंगे। मौर्यकालीन प्रशासन की हम बात करें, सर्वे सर्वा इस समय सम्राट ही था। तात्पर्य कि यहाँ पर जो सम्राट था वो निरंकुश हो सकता था, क्योंकि वह सभी शक्तियाँ अपने पास रखता था। परंतु मौर्यकाल में हम देखते हैं केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण दोनों व्यवस्थाएं हमको देखने को मिलती हैं, दोनों स्वरूप हमको देखने को मिलते हैं। इस समय का राजा जो है वह निरंकुश शासक नहीं है। मौर्यकाल की जो प्रशासन व्यवस्था है उसको हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में जो हेड है वही सम्राट ही रहेगा, प्लस उसको राय मशवरा देने के लिए एक मंत्री परिषद थी। अब बात आती है कौटिल्य, जो हमारे चाणक्य हैं, उन्हीं का एक अन्य नाम कौटिल्य है, जिनके द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई। उस पुस्तक में इन्होंने 18 तीर्थों, तीर्थ से तात्पर्य यहाँ पर है विभाग, 18 तीर्थों तथा 26 अध्यक्षों का उल्लेख किया है। एक प्रश्न बनता है कितने तीर्थ और कितने अध्यक्ष? तो 18 तीर्थ और 26 अध्यक्षों का हमें उल्लेख मिलता है कौटिल्य द्वारा वर्णित अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में। नेक्स्ट हम देखते हैं जो प्रमुख तीर्थ थे वो कौन थे, जैसे मंत्री हो गया, पुरोहित हो गया, सेनापति हो गया या युवराज हो गया। यह प्रमुख तीर्थ थे 18 में से। उनके अलावा एक आता है समाहर्ता। कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है समाहर्ता कौन होता था? जो राजस्व संबंधी, तात्पर्य कि जो आय व्यय संबंधी चीज़ों का वर्णन लिखने वाला, लेखा जोखा रखने वाला था, उसे कहते थे समाहर्ता। एक अन्य प्रमुख तीर्थ आता है सन्निधाता। सन्निधाता जो होता था वो कोषाध्यक्ष का प्रमुख होता था। दोनों को आप याद रखने के लिए यह कह सकते हैं कि समाहर्ता जो होता था वह र से हम राजस्व ले सकते हैं और यहाँ पर ध से हम धन अर्थात कोष का अध्यक्ष कहलाता था। प्रतिष्ठा की हम बात करते हैं। इस समय 2 प्रकार के न्यायालय पाए गए थे। हालांकि सर्वे सर्वा जो होता था वह कौन होता था? शासक ही होता था, परंतु फिर भी हम देखते हैं कि सर्वे सर्वा जो था वह सम्राट ही था। उसके अलावा 2 तरह के न्यायालय पाए जाते हैं, प्रतिष्ठा तथा व्यावहारिक। प्रतिष्ठा जो है वह फौजदारी न्यायालय था, इसे कंटक शोधन भी कहते हैं और इसका प्रमुख जो होता था वो प्रतिष्ठा कहलाता था। व्यावहारिक कौन होता था? जो दीवानी न्यायालय होते थे, जिन्हें धर्म स्थलीय न्यायालय कहते थे, उनका प्रमुख व्यावहारिक कहलाता था। 4 हमने तीर्थ किए हैं, समाहर्ता, सन्निधाता, प्रतिष्ठा तथा व्यावहारिक। उसके अलावा कुछ अध्यक्ष भी कई एग्जाम्स में पूछ लिए गए। रूपाध्यक्ष जो होता था वह मुद्रा का परीक्षण करता था। सीताध्यक्ष जो होता था वह कृषि आदि प्रमुख कार्य देखता था। कौटिल्य के द्वारा राज्य के 7 अंग बताए हैं। कितने अंग? 7 अंग। एक राजा स्वयं, एक उसका अमात्य मतलब उसका मंत्री, एक जिस जनपद पर वो राज्य कर रहा है जनपद, दुर्ग, फिर उसके पास में कोष, फिर सेना, फिर मित्र। ये 7 प्रमुख अंग कौटिल्य के द्वारा बताए गए हैं। देखिए, हम देख रहे हैं मौर्यकालीन प्रशासन, जिसको हमने मोटा मोटी रूप में 3 भागों में बांटा है। केंद्रीय प्रशासन, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रांतीय प्रशासन। देखिए,
प्रांतीय प्रशासन जो है मौर्य काल की हम बात करते हैं, मौर्य काल में प्रांत को चक्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चक्र। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रांतों की संख्या या चक्रों की संख्या 4 थी, लेकिन अशोक के द्वारा इन्हें बढ़ा करके 5 कर दिया गया था। तो यह जो चक्र है, यह जो प्रांत है, इनकी राजधानी एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। तो देखिए, सबसे पहले आता है उत्तरापथ। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। फिर आता है दक्षिणापथ। दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। फिर आता है अवंती राष्ट्र, उज्जैनी। फिर आता है प्राची, पाटलिपुत्र। याद रखने के लिए हम यह कह सकते हैं, देखिए उत्तरापथ से याद रखना, जो उत्तर कौन देता है? जो तक्ष होता है वह उत्तर देता है। दक्षिण में भी इणय आता है और सुवर्णगिरी में भी इणय आता है। अवंती ये इस तरीके से चालू होता है और उज्जैनी भी ऊ की तरह से चालू होता है। प्राची, प से प्राची और पै से पाटलिपुत्र। हमने कहा अशोक के समय में एक चक्र बढ़ गया, एक प्रांत बढ़ गया, वह था कलिंग। कलिंग जिसकी राजधानी क्या थी? तोशाली। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोशाली। ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ जाते हैं। चक्र का जो हेड होता था सामान्यतः राजकुमारी होता था, जिसे चक्र के जो प्रमुख होता था उन्हें राज्यपाल या गवर्नर शब्द भी मिलता है। कई जगह इन्हें राष्ट्रपाल तथा राष्ट्रीय शब्दों से भी संबोधित किया गया है। तीसरा स्वरूप जो मौर्य काल के प्रशासन का आता है वह आता है स्थानीय शासन। स्थानीय शासन की हम बात करें, देखिए अशोक का या फिर हम कहें मौर्य काल का जो प्रशासनिक स्वरूप रहा है, उसमें प्रांतों के बाद में कुछ जनपद थे। जनपद के बाद में आहार या विषय का रूप आता है, उसके बाद में आते हैं स्थानिक। स्थानिक जो होता था वह 800 गाँव का एक समूह होता था, उसे स्थानिक कहते थे। उससे छोटा जो क्रम आता है वह आता है द्रोणमुख। इसके 400 गाँव के समूह को कहते थे द्रोणमुख। उससे छोटा आता है खारवटिक। 100 ग्रामों के समूह को खारवटिक कहते थे। उसके बाद में आता है संग्रहण, यह 10 ग्रामों के समूह को कहते थे और इसका अधिकारी जो होता था वह गोप कहलाता था। देखो, ग्राम सबसे छोटी इकाई है, हमने अभी देखा है स्थानीय शासन की सबसे छोटी इकाई। नेक्स्ट हम थोड़ा सा नगर प्रशासन देख लेते हैं। नगर प्रशासन भी मौर्य काल में हमें देखने को मिलता है। देखिए, नगर प्रशासन की बात करते हैं तो मेगस्थनीज के द्वारा इसका वर्णन किया गया है। मेगस्थनीज का जो प्रमुख ग्रंथ है इंडिका, इसमें इसका वर्णन मिलता है। यह कहता है कि नगर का जो प्रमुख होता था उन्हें नागरिक या फिर पूर्व मुख्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नागरिक या पूर्व मुख्य। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर नगर पालिका तथा नगर परिषद का स्वरूप देखने को मिलता है, जिनके अंदर 5-5 सदस्यों की 6 समितियाँ होती थी। तात्पर्य यह है कि 30 सदस्य प्रत्येक नगर परिषद में पाए जाते थे। हम देखते हैं भारतीय इतिहास में पहली बार, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता हमने देखी, वैदिक देखी, महाजनपद देखी। अब तक ऐसा कोई वंश ऐसा नहीं है जिसने पूरे भारत पर शासन किया हो। संपूर्ण भारत पर शासन करने वाला पहला वंश ही आया है मौर्य वंश। इसी के द्वारा पहली बार जन्म मृत्यु प्रमाण पंजीयन भी चालू कर दिया गया। जन्म मृत्यु पंजीयन या फिर जनगणना जैसे उल्लेखनीय कार्य मौर्य काल में किए गए थे।